डेंगू इंडिया में काफ़ी कॉमनली देखा जा रहा है और धीरे-धीरे अब इसके केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया में मॉस्किटो मच्छरों के काटने से जो सबसे कॉमन बीमारी है, उनमें से एक डेंगू है। जिस मच्छर से ये होता है, वो है एडिस। ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी अब एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ के जो टॉप 10 थ्रेट्स हैं, जो सबसे बड़े 10 खतरे हैं, उनमें से डेंगू को एक माना है। हर 500 पेशेंट्स पे लगभग एक डेंगू के पेशेंट की डेथ हो जाती है। नेशनल एंटी डेंगू डे इंडिया में 16 मई को मनाया जाता है। सिम्टम्स सिम्टम्स मतलब इससे क्या क्या होता है पेशेंट को। बहुत सारे डेंगू के जो केसेस हैं वो यूजुअली अनरिकग्नाइज्ड होते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है क्योंकि या तो कुछ भी उन्हें तकलीफ नहीं होती है या बहुत ही हल्का बुखार होता है जो 2 से 3 दिनों के लिए रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 7 दिन है, यानी कि जब किसी को मच्छर ने काटा और उसे जो पहले डेंगू के सिम्टम्स आए उनके बीच का जो गैप है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है और ये 4 से 7 दिन होता है, बट रेंज 3 से 14 दिन भी हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है कि आपको आज मच्छर ने काटा और आपको कल ही डेंगू हो जाएगा। डेंगू के सिम्टम्स अगर एक जब स्टार्ट हो गए हैं तो वहां से फिर 2 से 7 दिन तक यूजुअली रहते हैं, बट 7 दिन के बाद यूजुअली फीवर नहीं रहता है एंड पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसे मेन है फीवर। फीवर काफी हाई ग्रेड फीवर होता है यूजुअली एंड फीवर में पेशेंट का कंप्लेन होता है कि मैं दवा खाता हूँ यानी पैरास्टामोल लेता हूँ, 3 से 4 घंटे बुखार कम होता है और वापस से हो जाता है। इसका जो ये फीवर है कंटिन्यूअस होता है, पूरे दिन वो बुखार रहता है। सिर्फ दवा के खाने से कुछ घंटों के लिए राहत होती है, दवा का असर खत्म होते ही वापस से पेशेंट को बुखार आ जाता है। इसके साथ काफी ज्यादा हेडेक होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है और बहुत ही ज्यादा बॉडी पेन होता है। बॉडी पेन स्पेशली कमर में, हाथों में, पैरों में होता है, घुटनों में होता है एंड शोल्डर जॉइंट्स में होता है। इतनी ज्यादा जो इसमें दर्द होता है, इसकी वजह से एक दूसरा नाम इसका ब्रेकबोन फीवर भी है। इसमें दर्द का कारण यह है कि जो डेंगू के वायरसेस हैं वो हमारे हड्डियों के अंदर जो नए नए सेल्स बनते हैं, ब्लड के सेल्स बनते हैं, उन सबों को वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसकी वजह से हमें इतना ज्यादा दुखता है। बहुत सारे केसेस में लोगों को बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें उल्टी जैसा लगता है और कई बार तो उल्टी होती भी है। डेंगू में 2 तरह के रैश पाए जाते हैं। एक यूजुअली दूसरे से 5वें दिन के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, जो पूरे रेड कलर के होते हैं। सो रेड रेड से पूरे डॉट्स बॉडी में हो जाते हैं एंड फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे एंड एब्डोमेन पे ये काफी ज्यादा होते हैं एंड पूरी बॉडी ऑलमोस्ट रेड हो जाती है। एंड उनके बीच बीच में कहीं कहीं कुछ ऐसे स्किन के हिस्से होते हैं जो अपने नॉर्मल कलर में रहते हैं। इसके लिए इस अपीयरेंस को बहुत बार आइलैंड ऑफ वाइट इन अ सी ऑफ रेड भी बोला जाता है। फेस काफी फ्लश्ड हो जाता है, बिल्कुल लाल दिखता है, आंखें भी कई बार काफी लाल दिखती हैं। लोगों के मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उन्हें गले में बहुत खराश भी होती है एंड कभी कभी सूखी खांसी भी होती है। इसलिए बहुत बार डेंगू के पेशेंट शुरू के 1-2 दिनों में हम लोगों को लगता है कि शायद ये गले का इन्फेक्शन है, क्योंकि पेशेंट काफी टॉक्सिक लुक होता है, फीवर होता है, गले में खराश होती है, गला लाल भी दिखता है एंड सूखी खांसी हो रही होती है। तो जिसकी वजह से बहुत बार इसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं गले का इन्फेक्शन तो नहीं है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में हल्की ब्लीडिंग भी होती है, जैसे कि दांतों में जो गम, मुंह में जो गम्स हैं, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। स्किन पे थोड़े थोड़े रेड रेड स्पॉट्स आते हैं। अब ब्लीडिंग और जो रैश है उनको डिफरेंशिएट करने का जो तरीका है वो है कि अगर आप रैश पे अपने हाथों को आई मीन एक अंगूठे से अगर आप उस रैश को दबाते हैं तो वहां की स्किन ब्लैंच हो जाती है, मीन्स वाइट दिखने लगती है, और जैसे ही आप अपने अंगूठे को हटाते हैं वापस वो रेड होता है। लेकिन जहां पर भी ब्लीडिंग हुई है अगर स्किन में, तो वो जो रेडनेस है वो अंगूठे से दबाने पे भी वो बिल्कुल रेड ही रहता है। डेंगू यूजुअली जब ठीक होने वाला होता है 5वें से 7वें दिन के बीच में वापस से कुछ लोगों को रैशेज आते हैं और इनके साथ अक्सर ईचिंग भी काफी होती है, और जब ये रैशेज ठीक होते हैं तो वहां से हल्की स्किन भी निकलती है। रिकवरी यूजुअली कंप्लीट होती है जब 7 दिनों के बाद पेशेंट ठीक होता है, तो फीवर पूरी तरह से बंद हो जाता है, बट थोड़ी कमजोरी वगैरह रह जाती है एंड ये कभी कभी 2 हफ्तों तक भी रह सकता है, तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है।
डेंगू के 4 सेरोटाइप्स होते हैं, टाइप 1, 2, 3 एंड 4। अगर किसी को इस बार मान लीजिए किसी एक सेरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए टाइप 1 से, तब वापस जब उसे डेंगू के किसी दूसरे टाइप से इन्फेक्शन होगा, यानी कि टाइप 2, 3 अथवा 4, तो उसे काफी सीवियर डेंगू हो सकता है, जिसका मतलब है कि पेशेंट को कुछ दिनों के बाद, मतलब 3-4 दिनों के बुखार के बाद, पेशेंट को काफी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली भी ब्लीडिंग होने लगती है, और पेशेंट का बीपी बहुत कम हो जाता है, जिससे पेशेंट शॉक में चला जाता है। इस तरह के डेंगू को सीवियर डेंगू बोला जाता है। पहले सीवियर डेंगू दो भागों में डिवाइडेड था, डेंगू हेमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? विद इन द फर्स्ट वीक, शुरू के एक हफ्ते में हम लोग डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट, IgM और IgG एंटी डेंगू वायरस के लिए बोलते हैं। NS1 डे 1 से पॉजिटिव हो जाता है, IgM डे 3rd या 4th के बाद पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है, और IgG उन लोगों में पॉजिटिव पाया जाता है जिन लोगों को पहले कभी भी लाइफ में अगर डेंगू हुआ है तो उनका IgG पॉजिटिव आता है। कुछ एक बार अगर डेंगू की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो कुछ और टेस्ट हमें कराने होते हैं, जैसे कि CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जो प्रतिदिन करना होता है। कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें हीमोग्लोबिन के लेवल, हेमाटोक्रिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि डेंगू कितना सीवियर होता जा रहा है डे बाय डे। सो हेमाटोक्रिट यानी कि ब्लड में जो सेल्स हैं उनकी टोटल वॉल्यूम कितनी है, ये देखने के लिए किया जाता है। प्लस CBC से हमें WBC काउंट का भी पता चलता है, वाइट ब्लड सेल काउंट और प्लेटलेट काउंट का भी पता चलता है। जैसे कि हमने बात की थी कि डेंगू में जो वायरस है वो बोन मैरो के अंदर, जहां ब्लड के ये सारे कण बन रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, वो वहां जाके उनके जो प्रिकर्सर्स हैं, उनको बनाने वाले जो सेल्स हैं, उनको जाके वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से डेंगू में बहुत बार WBC काउंट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल काउंट या ल्यूकोसाइट काउंट कम होता है, एंड प्लेटलेट काउंट भी धीरे धीरे कम होता है। एंड जब रिकवरी होती है तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट को रिकवर होने में शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन WBC काउंट पहले रिकवर होता है। तो जब हम रिपोर्ट्स में देखने लगते हैं कि WBC काउंट अब पहले के कंपैरिजन में बेटर हो रहा है, तो मतलब कि पेशेंट रिकवरी की तरफ है। जो दूसरा एक इंडिकेटर है हेमाटोक्रिट है। हेमाटोक्रिट का जैसा कि मैंने बताया कि टोटल ब्लड में जितने भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह, उन सबों का जो टोटल वॉल्यूम है वो हेमाटोक्रिट है। एंड डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड के जो वेसल्स हैं, जो पाइप्स हैं, उन पाइप से पानी निकल के टिश्यूज में जाने लगता है। तो अगर ये डेंगू सीवियर डेंगू में बदलने वाला है, सीवियर डेंगू होने वाला है पेशेंट को, तो उसकी वजह से ब्लड के जो वेसल्स हैं उनमें से पानी टिश्यूज में निकल जाता है और सेल्स की वॉल्यूम डेफिनेटली कंपैरेटिवली बढ़ने लगती है। तो इसके लिए हेमाटोक्रिट को डेली बेसिस पे जब हम चेक करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ओके, अब ये पेशेंट सीरियस हो रहा है। यूरिन रूटीन टेस्ट करना होता है, क्योंकि सीवियर डेंगू में बहुत बार यूरिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वो देखने के लिए यूरिन रूटीन करना है। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि सीरम ट्रांसामाइनेज की टेस्ट होती है, यानी कि SGPT एंड SGOT, ये अक्सर डेंगू में बढ़े हुए पाए जाते हैं, बट यूजुअली कोई घबराने की बात नहीं है। प्लस सीरम प्रोटीन एंड एल्ब्यूमिन भी किया जाता है, एंड बिलिरुबिन भी किया जाता है। अगर सीरम एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है तो चांसेस हैं कि अब ये डेंगू सीवियर डेंगू में कन्वर्ट होने वाला है। अगर पेशेंट सीवियर डेंगू की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो फिर जरूरत पड़ने पे डॉक्टर्स कोआगुलेशन पैनल, आर्टीरियल ब्लड गैस, चेस्ट एक्सरे, पेट की सोनोग्राफी और ब्रेन का CT स्कैन भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसको मैनेज करने की। अगर किसी को भी डेंगू हुआ है तो अधिकतर केसेस घर पे ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और उन्हें जस्ट अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलो अप में रहना होता है, एडमिट नहीं होना होता है। सो मोर्टेलिटी मतलब डेथ के चांसेस लेस देन 1% हैं, अगर हम इसे तुरंत डिटेक्ट कर लें और प्रॉपर बिल्कुल सही अगर उसे ट्रीटमेंट मिलती है, इलाज मिलता है, तो फिर डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सीवियर डेंगू में मोर्टेलिटी के चांसेस 2 to 5% हैं, अगर उसे काफी जल्दी हम एडमिट कर दें सही समय पे और उसका प्रॉपर इलाज हो। अगर सीवियर डेंगू को हम लोगों ने नहीं ठीक से इलाज किया तो फिर मोर्टेलिटी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और वो 20% तक भी हो सकते हैं।
डेंगू एक वायरल बीमारी है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। डेंगू में किसी भी एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कभी भी डेंगू में किसी तरह का कोई एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। डेंगू का जो सबसे मेन ट्रीटमेंट है वो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओआरएस, इलेक्ट्रॉल वगैरह जो है। सो जितना ज्यादा पेशेंट पानी का इंटेक करता है वो उतना ही अच्छा है। सो ओआरएस है, नारियल पानी है, घर में नींबू चीनी पानी बना के नमक डाल के वो थोड़ा हर थोड़ी देर पे पेशेंट को लेते रहना चाहिए। और डेंगू की जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से सिम्टोमेटिक, मतलब जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसकी इलाज की जाती है। तो जैसे अगर पेशेंट को इसमें काफी फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, तो उसके लिए एसिटामिनोफेन यानी कि पैरास्टामोल दिया जा सकता है। कभी भी जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स वगैरह हैं, जैसे ब्रूफेन है, वोवरन आई मीन डिक्लोफेनाक है, ये सब कभी भी डेंगू में नहीं देने चाहिए। इनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स भी बोलते हैं। प्लस एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए एंड स्टेरॉइड्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन सबों की वजह से पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो पेशेंट्स जो मान लीजिए कि हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको पहले कभी स्टेंट लगा है या बाईपास सर्जरी हुई है और जिनमें इकोस्प्रिन ऑलरेडी चल रहा है, उन लोगों में ये डिसीजन उनके डॉक्टर लेते हैं कि क्या उन्हें वो इकोस्प्रिन बंद करना है। अगर मान लीजिए प्लेटलेट काउंट गिरने लगता है, 1 लाख के नीचे जाता है, तो कई बार हम लोग इकोस्प्रिन को बंद भी करते हैं क्योंकि पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। बट ये आपके अपने डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उन्हें इकोस्प्रिन बंद करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इकोस्प्रिन को बंद करते हैं तो हार्ट की आर्टरीज के ब्लॉक होने के चांसेस और एक नए हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ते हैं। कभी भी किसी को डेंगू हुआ है तो उसको नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन यानी नाक से पेट के लिए जो एक पाइप डाली जाती है, या फिर मांस इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशी में जो इंजेक्शंस दी जाती है, जैसे हाथ के साइड में या कमर में, या फिर ब्लड वेसल को जो पंक्चर किया जाता है वो जहां तक हो सके कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। डाइट अगर देखा जाए तो एक्सेस कोई स्पेसिफिक डाइट इसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, भूख नहीं लगती है एंड डाइजेशन भी थोड़ा वीकर साइड पे होता है, तो हमें खाना पेशेंट को ऐसा देना चाहिए जो वो आसानी से पचा सके, जिसका पाचन बहुत सरल हो और शरीर को बहुत मेहनत ना करने पड़े उस भोजन को पचाने के लिए। पेशेंट को डेफिनेटली हमें बेड रेस्ट बोलना चाहिए अगर पेशेंट को काफी हाई फीवर है या फिर वो सीवियर डेंगू में बदल चुका है, यानी कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम अगर होता है तो। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें हमें कुछ फ्रूट्स हैं, कीवी वगैरह हैं, वो हमें खाने चाहिए जिनसे कि प्लेटलेट काउंट बढ़ती है। कीवी है, पपीते के पत्ते का रस होता है, पपीता है। इसके लिए क्लियर कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कुछ छोटे ट्रायल्स हैं जिन्होंने ये देखा है कि पपीते के पत्ते के रस के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। बट ओवरऑल डेंगू के मोर्टेलिटी में कितना फर्क पड़ता है ये अभी तक कुछ ऐसा पाया नहीं गया है। बट ये दिया जा सकता है, इनका कोई नुकसान भी नहीं है। अब हम बात करेंगे उन साइंस की, वो वार्निंग साइंस की, जिनकी आने पे पेशेंट को ये समझ जाना है कि अब हम अपने पेशेंट को हमें अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है और जरूरत पड़ने पे अब एडमिट हो जाना है। पहला है, अगर कहीं भी कुछ भी हेमरेजिक सिम्टम्स आने लगे, यानी कि उसे कहीं हल्की चोट लगी और वहां से ब्लड निकलने लगे, पेट के अंदर अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, यानी कि उल्टी हो जिसमें खून निकल रहा है, या फिर उनको जो मोशन पास हो रहा है, उनको जो टॉयलेट हो रहा है उसमें ब्लड आने लगे, या फिर यूरिन में अगर ब्लड आने लगे, और बहुत ही तेज का अगर पेट का दर्द होने लगे, तो छोटे बच्चों में बहुत बार बुखार की वजह से सीजर्स यानी कि फिट्स आने लगते हैं, वो भी एक वार्निंग साइन है। और अगर पेशेंट का अभी बीपी काफी फॉल होने वाला है, यानी इम्पेंडिंग शॉक है, अभी शॉक हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, तो उसमें पेशेंट यूजुअली बहुत ही तेज उसे पेट में दर्द होता है और पेशेंट काफी रेस्टलेस हो जाता है, काफी बेचैन हो जाता है। उसकी जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, वो सब कुछ सही सही ठीक से नहीं समझ पाता है और उसकी शरीर काफी ठंडी पड़ जाती है एंड बार बार उसे वॉमिटिंग होती है। अगर पेशेंट क्लियर कट शॉक में चला गया है तो पेशेंट की स्किन एकदम सफेद होने लगती है, वो बहुत तेज तेज से सांसें लेता है, उसके हार्ट रेट काफी बढ़ जाती है, उसे चक्कर वगैरह आने लगता है, वो बेहोश होकर गिरने के चांसेस होते हैं। पर डे वो जितना पेशाब पास कर रहा है वो उसका क्वांटिटी कम होने लगता है, प्लस वो बेहोश ऐसा होने लगता है। अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपको,
तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है और अगर जरूरत पड़े तो तुरंत एडमिट हो जाना है, क्योंकि हम जितनी जल्दी इनको पहचानेंगे और एडमिट होंगे, हम उतने ही चांसेस हैं कि हम इससे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड प्लेटलेट काउंट भी, अगर आप डेली सीबीसी कर रहे हैं और प्लेटलेट काउंट भी अगर 50,000 के ऊपर है, तो घबराने की बात नहीं है। आप घर में ही अपना इलाज कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उन्हें अगर डेंगू होता है, तो फिर ये थोड़ा सीरियस होता है, और मिस कैरेज के या फिर बच्चे का जो बर्थ वेट होगा वो कम होने के and बच्चे के प्री मैच्योर बर्थ होने के चांसेस होते हैं। अब वो फैक्टर्स जो बताते हैं कि ये डिजीज क्या ज्यादा सीवियर हो सकता है, क्या हमें ज्यादा वॉचफुल रहना है ऐसे पेशेंट्स के लिए, तो अभी हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है पेशेंट का एज। यूजुअली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये ज्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं। प्लस अगर हिस्ट्री है कि उन्हें पहले भी कभी डेंगू हो चुका है और ये वापस से डेंगू हो रहा है, या उनके ब्लड टेस्ट में आईजीजी पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर उनमें भी डिजीज के सीवियर होने के चांसेस हैं। प्रेगनेंसी दूसरी कंडीशन है। दूसरा है कि वहां पर हमारी मेडिकल केयर फैसिलिटी कैसी अवेलेबल है। चौथी चीज है कि कोमॉर्बिडिटी, मतलब ऑलरेडी पेशेंट क्या किसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि डायबिटीज हो, अस्थमा हो, ऐसा कहीं कुछ है, तो फिर इनमें भी ज्यादा सीवियर होने के चांसेस हैं। लेडीज में ज्यादा सीवियर होने का होता है, एंड प्लस अगर हाई बॉडी मास इंडेक्स, यानी जो अगर बहुत मोटे लोग हैं, उनमें भी सिवियरिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है अभी तक जो भी हम लोगों ने लिटरेचर में पढ़ा हुआ है, काफी सारे ट्रायल्स वगैरह में, उसके हिसाब से है, बट ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर। तो पहला है कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट के फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। सीजर फिट्स आ सकते हैं, एंड एनकेफेलोपैथी एंड वायरल एनकेफेलाइटिस हो सकता है। हेपेटिक इंजरी हो सकती है, मतलब लीवर को डैमेज हो सकता है। पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है, आंखों में इंफेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, एंड ओवरीज में एंड टेस्टिकल्स की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तथा कुछ लोगों में सुनने को सडनली कम हो जाता है, मतलब वो सुन नहीं पाते हैं ठीक से, जो कि नर्व के अफेक्ट होने से होता है। एक बार अगर किसी को डेंगू के किसी एक सेरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है, तो वो उस डेंगू के अगेंस्ट हमेशा के लिए इम्यून हो जाता है। मतलब अगर सेम डेंगू सेरोटाइप से अगर उसे इन्फेक्शन होगा दोबारा, तो उसे कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, उसे वो डिजीज में नहीं बदलेगा। प्लस लगभग 2 सालों के लिए वो दूसरे सेरोटाइप से भी पार्शियली इम्यून हो जाता है। एंड ये भी हो सकता है कि आफ्टर आई मीन मेनी इयर्स पेशेंट को शायद चारों ही सेरोटाइप से इन्फेक्शन हो चुका है। किसी एक ही एपिडेमिक में जरूरी नहीं है कि सबको एक ही सेरोटाइप से इन्फेक्शन हो रहा है। अलग अलग सेरोटाइप्स भी हो सकते हैं उस समय वहां के सर्कुलेशन में। अब मच्छरों से ये फैलता कैसे है, तो एडिस मॉस्किटो काफी हद तक ह्यूमंस के जो हैबिटेशन है उनके आसपास उन्होंने अपने आप को काफी अडेप्ट कर लिया है। और वो बहुत थोड़ी सी जगह में, जो आप विश्वास भी नहीं कर सकते, उतनी थोड़े से पानी का अगर कहीं कलेक्शन है तो उसमें भी वो ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम गमलों के नीचे जो एक प्लेट रखते हैं जिसमें हल्का पानी जमा होता है, या फिर बाथरूम वगैरह में कहीं भी आपके टूथब्रश या टूथब्रश होल्डर के नीचे अगर कहीं कुछ पानी जमा है, तो ये वहां भी ग्रो हो सकते हैं। एक छोटे से बोतल के ढक्कन में भी वो जमा हो सकते हैं और अपने अंडे दे सकते हैं। जो ये एडिस मॉस्किटोज के जो अंडे हैं, वो बहुत लंबे समय तक भी अगर ड्राइनेस में रह जाएं डेसिकेशन के लिए, वो कुछ उन्हें तकलीफ नहीं होती, वो 1 साल तक भी वैसे ही रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो फिर वो डाई कर सकते हैं। फीमेल लेडीज मॉस्किटोज जो होते हैं वो सुबह के समय में फीड करते हैं, ना कि रात में। इसलिए अगर कोई मॉस्किटो नेट लगा भी रहा है तो उसका बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं उस समय वो फीडिंग करते हैं, and शाम के वक्त जब बच्चे मान लीजिए नीचे खेलने जाते हैं या आप ऑफिस से लौट रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय ये आपको ज्यादा काटेंगे, उसके चांसेस होते हैं। इनकी जो बाइट होती है वो यूजुअली काफी माइल्ड सी होती है, आपको महसूस भी नहीं होगा। ये आपके गर्दन के पीछे के हिस्सों में और पैरों के नीचे के हिस्सों में बाइट करते हैं, और अगर हल्का भी आपने इन्हें डिस्टर्ब किया या आप हल्के भी हिले, तो ये तुरंत उड़ जाते हैं और ठीक से अपने जो इन्हें ब्लड सक करना था वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये वापस से तुरंत दूसरे भी पर्सन को जाके और बाइट करते हैं। तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि विद इन 2 to 1 to 3 days एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग
डेंगू लेके आते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या अगर किसी पर्सन को डेंगू है तो क्या उससे किसी मच्छर के अंदर एडिस मच्छर के अंदर क्या डेंगू का वायरस जा सकता है, पहला। और दूसरा, क्या किसी पर्सन से दूसरे पर्सन को डेंगू वायरस फैल सकता है क्या। पहले बात करते हैं मच्छर की। अगर किसी को डेंगू है और अगर उससे किसी एडिस फीमेल एडिस मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसे भी बॉडी में, मतलब उस मच्छर की बॉडी में फिर डेंगू का वायरस चला जाता है। एंड जिस दिन से पर्सन को पहली बार फीवर आया उसके एक दिन पहले से वो वायरस को मॉस्किटो में ट्रांसमिट कर सकता है, और ये चीज वो लगभग 12 दिनों तक भी कर सकता है। एक बार अगर कोई भी मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाता है तो 5 से 10 दिनों के बाद अब वो दूसरों को ये डेंगू वायरस फैला सकता है, और वो जब तक मॉस्किटो जिंदा है तब तक ये चीज कंटिन्यूड रहती है। डेंगू वायरस एक से दूसरे आदमी को भी हो सकता है थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड डोनेशन। इसलिए अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाए तो अगले 6 महीने तक वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं। सबसे कॉमनली जो हम लोग जानते हैं कि एक केमिकल आता है एन एन डाइथाइल 3 मिथाइल बेंजामाइड। इसे अगर हम अप्लाई करते हैं जब भी हमें पता है कि हमें आउटडोर जाना है और वहां मच्छर काटने की संभावना है, तब हम इसे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही कॉमन एंड पॉपुलर मॉस्किटो रिपेलेंट है, इसे शॉर्ट में डीट भी कहते हैं। एंड ये काम किस तरह से करता है, तो अगर हम ये क्रीम को लगा लेते हैं तो मच्छर हमें स्मेल नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से वो हमारे पास आते नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने ये क्रीम लगा लिया तो मच्छर मर जाएंगे। आप जब भी बाहर जाते हैं तो प्रोटेक्टिव कपड़े होने चाहिए, पूरी तरह से आपकी बॉडी कवर्ड होनी चाहिए। एंड प्रेफरेबली अगर परमेथ्रिन इंसेक्टिसाइड उस कपड़े में लगा हुआ है तो और भी अच्छा है। और शाम के समय या फिर सुबह में प्रॉपर वेल स्क्रीन्ड एरिया में रहें या एयर कंडीशन जगहों में रहें, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि मॉस्किटो नेट लगाने से काफी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये दिन के समय में आपको बाइट करते हैं। प्लस हम लोग इंडोर स्प्रेज करके मॉस्किटो को ही मार सकते हैं। एंड जो लेकिन अक्सर जो ये होता है कि अडल्ट मॉस्किटोज को मारने के लिए जो पूरे सिटी में काफी स्प्रे किया जाता है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। मेन जो हमें करना है कि उसका जो लार्वल फेज है, उसके जो बेबीज हैं, जो उन सबों को अगर हम लोग मार सकें, और उससे भी अच्छा है अगर हम वो लार्वा जहाँ ग्रो कर रहे हैं हम वो जगहों को ही हटा दें। यानी कि हम अपने घर के आसपास बाहर में कहीं भी कोई भी ऐसी जगह या घर के अंदर ऐसे गमले जो वाटर प्लांट्स है ऐसा कुछ है उसके वाटर को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें, कहीं भी वाटर को जमा, पानी को जमा ना होने दें। अब हम लोग बात करेंगे डेंगू के लिए वैक्सीन की। इस पे काफी काम चल रहा है और एक वैक्सीन जिसे एफडीए ने अप्रूव किया है 2019 में, वो है डेंगवैक्सिया करके। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है सैनोफी पैशन। एंड ये बेस्ड है येलो फीवर वायरस एंड डेंगू के चारों सेरोटाइप्स, उनके बहुत वीक किए हुए कंपोनेंट को लेके कंबाइन करके ये वैक्सीन बनाया गया है। ये 66% इफेक्टिव है एंड सीवियर केसेस को रोकने में ये 80 to 90% इफेक्टिव है। इसका इंडिकेशन है वो लोग जो 9 से 16 साल के हैं और उन्हें पहले कभी भी अगर डेंगू हो चुका है और वो एंडेमिक एरियाज में रहते हैं, मतलब जहां हमेशा डेंगू लो लेवल पे एक्टिव रहता है, उन लोगों को ये वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई है जिसे आज तक कभी भी डेंगू इन्फेक्शन नहीं हुआ है और अगर हमने उन्हें ये वैक्सीन दिया और उन्हें जब वापस से डेंगू होगा तो चांसेस है कि वो बहुत सीवियर डेंगू में बदल जाता है। तो इसके लिए वैक्सीन बहुत ही आइडियल नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ अभी कुछ कंट्रीज में ये अप्रूव्ड है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये थी वो सारी बातें जो मुझे लगा कि डेंगू के बारे में किसी भी पेशेंट को पता होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका जवाब दूं। बहुत बहुत धन्यवाद इसको इतनी देर तक सुनने के लिए।